तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग आपके सामने यानी खुद मैं एटम चैप्टर लेके आया हूं और इसका एक शॉर्ट रिवीजन आपके सामने रखूंगा, जिससे पूरे अध्याय की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चूँकि अब एग्ज़ाम बहुत सामने आने वाला है, 2026 में आपका एग्ज़ाम है और जहाँ तक हमने सारे सब्जेक्ट फिजिक्स के कंप्लीट कर दिए हैं, शायद आप लोग पता है कंप्लीट कर दिया है ना? ज़रा जोर से बोले, कंप्लीट कर दिया है ना? और न्यूक्लियस का सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए, ठीक है। केमिस्ट्री भी आपका कंप्लीट हो चुका है। मैथ और बायोलॉजी भी अभी अंतिम समय पे पहुंच चुका है और अंग्रेजी हिंदी भी लगभग सारे कंप्लीट ही हो चुके हैं। कुछ विशेष बचे होंगे जो अब रिसेंटली कुछ क्लासों में समाप्त हो जाएंगे, उन्हें भी ख़त्म कर लिया जाएगा। तो हम ये चाह रहे थे कि सारे चैप्टर का रिवाइज मैं आपको करवाता चलूँ और उसी के आधार पर आज हम परमाणु चैप्टर को लेकर आए। इसमें टोटल 12 पॉइंट है जो आपको आज रिवीजन कराऊंगा और ये 12 पॉइंट आपके हाथ में हो जाएंगे, आप उसे बढ़िया समझ सकेंगे। तो लेट नाउ स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करें आज का क्लास। तो चलते हैं। तो आपके सामने परमाणु चैप्टर आ गया है और परमाणु चैप्टर में हम लोग आज पहला पॉइंट जो समझने वाले हैं, ये जानेंगे कि रुदरफोर्ड साहब ने जो अल्फा पार्टिकल के संबंध में जो प्रयोग किया था वो किस प्रकार का प्रयोग था और उस प्रयोग के लिए उन्होंने क्या क्या लिया था, उसके बारे में भी आज जानेंगे बेटा। हालांकि ये सब चीज़ तो पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेंगे शॉर्ट टाइम। तो उन्होंने क्या क्या लिया उसके बारे में समझते हैं। तो ये प्रयोग जो हुई थी, कब हुई थी आपको थोड़ी सी पता है? कब हुई थी प्रयोग? जी, ये प्रयोग हुई थी 1911 में। और कहाँ के साइंटिस्ट थे ये? और नाम क्या था? और उनके असिस्टेंट का नाम क्या था? और ई मार्सडन। कौन कौन थे? हैंस गाइगर और ई मार्सडन। इन्होंने मिलकर ये प्रयोग किया था। और प्रयोग के लिए उन्होंने क्या क्या लिया था ये भी हमने आपको बताया था। उन्होंने लेड गोहिका लिया था। क्या लिया था? जिससे क्या निकाला था? अल्फा कण। क्या निकाले थे? और ये अल्फा कण को किससे गुजारा? तो कैलोमीटर से। किससे गुजारा था? कैलोमीटर से। और कैलोमीटर किस चीज पर आके टकराया? सोने की बारीक पन्नी। याद आ रहा है ना? किसकी पन्नी थी? और वो कितनी पतली थी? 10 पावर -6 मीटर। बहुत काफ़ी पतली पन्नी थी ये। और आगे हम प्रयोग में बढ़े तो जब ये प्रयोग किया गया उससे अल्फा कणों को गुजारा गया उस पतले बारीक पन्नी से, तो कुछ विशेष तथ्य सामने आए थे जो हमने आपको बताया था, ठीक है ना। वो तथ्य क्या था? सीधे तथ्य पे आते हैं। तथ्य ये था कि अधिकतर जो परमाणु का भाग होता है वो क्या होता है? रिक्त होता है। और परमाणु का केंद्र क्या होता है? धनात्मक आवेश वाला होता है। ये बात हमने प्रमाणित किया था इस प्रयोग के द्वारा। और जब अल्फा कण गुजारे थे तो उसमें क्या हुआ था वो ही हम लोग जान जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि अधिकतर अल्फा कण जो थे वो सीधे निकल गए। क्या निकल गए? सीधे। दूसरा क्या था? अल्फा कण तो वो किससे कण में निकले? छोटे कण में विचलित हुए थे, है ना। और करीब 9000 में से एक अल्फा कण जो थे वो अधिकतर कौन पर विचलित हुए थे। 3 बातें हुई थी इस प्रयोग में। तो अधिकतर अल्फा क्या हुए थे? वे सीधे निकल गए, ठीक है ना। और उनमें से कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो कम कोनों पर विचलित हुए और उनमें से 9000 में से एक ऐसे अल्फा कण थे एक जो अधिकतम कोण पर या फिर अपने स्थान पर विचलित हो गए। अब इसका तथ्य के आधार पर एक बात सिद्ध हो जाता जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु का अधिकतर क्या भाग होता है? रिक्त होता है। और परमाणु केंद्र क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। रीजन क्या था कि अल्फा कण भी धनात्मक आवेश वाला होता है, ठीक है। और नाभिक क्या ये भी धनात्मक आवेश वाला है। और यहां से ये आएगा तो ये विकर्षण करेगा। क्या करेगा बेटा? विकर्षण। ये हटेंगे और जब हटेंगे तो ये इस तरह से मूव होके जाएंगे, है ना। या फिर थोड़ा और जाएंगे तो इस तरह से मूव होके जाएंगे।
थोड़ा और ऊपर जाएंगे, थोड़ा और आगे जाके मूव करेंगे, और यदि सामने सामने चले जाएंगे तो क्या होगा, अपने ही स्थान पर ये वापस रिटर्न हो जाएंगे। बोलो सही बात है कि नहीं है? क्या आपको याद होगी ये सारी बातें? एकदम 100%। ओके, तो एक बार आप रिवीजन करवा लीजिए, फटाफट बोल दीजिए कि क्या क्या बात हुआ। तो क्या हुए, पहला क्या बात हुआ था, पहला क्या बात हुआ था जो अल्फा कण के संबंध हमने किया था? पहला बात क्या हुआ था? हाँ बोलिए। अधिकतम सीधे निकल गए। और अल्प अल्फा कण क्या थे? और 9000 में से एक अल्फा कण क्या थे? अपने स्थान पे ही वापस लौट गए या फिर अधिक कोण पर विचलित हुए। बिल्कुल। अच्छा, और निष्कर्ष क्या हो गया इसका? रिक्त होता है। और दूसरा निष्कर्ष क्या निकला? धनात्मक आवेश वाला होता है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट कंप्लीट। चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो ये काफी बार पूछ चुका है एग्जाम में, और जिसका नाम है अल्फा कण प्रक्षेप पथ। क्या बोलते हैं इसको? अधिकतर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। किस क्वेश्चन में? और अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया है। तो इसमें अधिकतर पूछा जाता है कि अल्फा कण प्रक्षेप पथ क्या है। क्या पूछा जाता है? अल्फा कण प्रक्षेप पथ क्या है। तो अल्फा कण जिस दिशा में अनुरेखित होती है वो पथ ही अल्फा कण प्रक्षेप पथ कहलाता है। मान लो कि अल्फा कण सीधी जा रही है तो इसका पथ प्राप्त हुआ, और इसी पथ पे लगातार क्या हो रही है? गति कर रही है। तो ये जो अपने पथ पर गति कर रही है इसे क्या कहेंगे? अल्फा कण प्रक्षेप पथ। ठीक है ना। लेकिन अगर सामने में कुछ आ जाए इसका, तो ये क्या करेगी? सामने से घूमेगी, विचलित होगी ना, विचलित होगी। फिर थोड़ा और सामने आ जाए, थोड़ा और विचलित होगी, थोड़ा और सामने आए तो ये सीधे ऊपर की ओर भी जा सकती है ना। तो ये जो ऊपर की ओर जाना है इसे कहते हैं प्रक्षेप करना। क्या करना? मतलब प्रक्षेप करना। तो अल्फा कण क्या हुआ? धनात्मक आवेश तो खुद होता है, और सामने अगर दूसरा धनात्मक आवेश मिल जाए तो ये प्रक्षेप कर जाता है, अपनी दिशा विचलित कर लेता है, दूसरी दिशा में ये गति कर जाता है। तो ये क्या कहना है? प्रक्षेप कहलाएगा। ठीक है। तो इसकी परिभाषा हमने आपको समझाया था, बड़े सही शब्दों में समझाया था। उस परिभाषा को एक बार देख लेते हैं। यहां पर आएगी वो परिभाषा। संघटन प्राचल के रूप में परिभाषा आता है कि अल्फा कण के वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी क्या कहलाती है? संघटन प्राचल कहलाती है। तो देखो, मान ले कोई अल्फा कण है, यहां से निकला और सामने क्या है? नाभिक आ गया। तो नाभिक जो आया तो ये मूव करता हुआ इस तरह से चला गया। ठीक है ना। और कोई दूसरा भी कण आया तो यहां से आया, इस तरह से मूव करता हुआ क्या हुआ? इस तरह चला गया। फिर और ऊपर जाएंगे तो ये इस तरह से मूव करता हुआ यहां जाएगा। और नाभिक का केंद्र क्या बेटा? ये वाला नाभिक का केंद्र है। तो अब इस केंद्र को हम मिलाते हुए आगे रेखा खींच लें, तो अब इस लाइनों को जो हमने यहां प्रक्षेप करवाया, तो ये देखो इस तरह से ये लाइन आ जाएगा, इसकी लाइन इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। तो इसके केंद्र से ऊपर की ओर एक लंबवत दूरी प्राप्त होगी। ये देखें, देख पा रहे हैं ना, ये दूरी प्राप्त। इसे हम किस तरह व्यक्त करते हैं? बी के द्वारा। किस तरह व्यक्त करते हैं? बी के द्वारा। यही बी को तो हम क्या कहते हैं? संघटन प्राचल कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, दिखाई नहीं पड़ रहा ये सब कलर। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। ये क्या कहलाता है? संघटन प्राचल कहलाता है। ठीक है ना। हाथ तो आता होगा, हाथ दिखाई पड़ता है। चलो ठीक है। तो इस संघटन प्राचल कहलाता है। ठीक है। अब इस संघटन प्राचल के लिए जो सूत्र आया था वो सूत्र क्या था? ये सूत्र को हम देख लेते हैं। जेड ई, ये कलर नहीं आ रहा अभी, जरा सा भी नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरा कलर हम चेक कर लूं। यहां पर ये कलर दिखाई पड़ रहा है, ये कलर दिखाई पड़ रहा है। कौन सा? सिर्फ ब्लैक, सिर्फ ब्लैक। चलो ब्लैक को ही लेता हूं फिर तब। तो ये ब्लैक आ रहा है, तो चलो बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग ब्लैक से ही यहां पर टच कर लेते हैं। तो ये संघटन प्राचल के लिए सूत्र था ये कि इस प्रकार से था। बी बराबर था जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बटे 2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ठीक है ना। तो जेड ई क्या है? धनात्मक आवेश वाला होता है परमाणु, है ना। थीटा क्या है? प्रकीर्णन कोण है।
और नियतांक क्या है, तो नियतांक आपका हो जाएगा, इसको मैं क्लियर कर दूं, नियतांक हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बेटा, नियतांक है, ठीक है ना। और ई क्या है, गतिज ऊर्जा। इसके लिए यही चीज है जो आपको प्रदर्शित करना इतना काफी हो जाता है, 2 नंबर के लिए आता है। ज्यादा कुछ आपको यहां नहीं करना, बस परिभाषा कर देना है। परिभाषा बस वही चीज जो आपको समझाए थे। आ जाइए नीचे, एक बार परिभाषा फिर से देख लेते हैं। संघटन प्राचल का परिभाषा देना है, वही परिभाषा इसी के लिए कंफर्म हो जाता है। तो संघटन प्राचल का परिभाषा क्या होगा, अल्फा कण के वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी। प्रक्रिया वही समझ लो, ये अल्फा कण यहां से निकला, सामने नाभिक आ गया, और मान लो अल्फा कण ऊपर से आया, इस तरह से गया, हमने डॉट डॉट आगे बढ़ाया, तो ये दूरी आपकी प्राप्त हो गई, ये बी। यही चीज यहां कही गई है कि अल्फा कण के वेग सदिश, ये अल्फा कण है जो आगे वेग करता हुआ जा रहा है, कि नाभिक के केंद्र से, ये नाभिक होगा उसके केंद्र से लंबा दूरी, ये देखो लंबा दूरी प्राप्त हुआ, इसे क्या कहेंगे हम, संघटन प्राचल कहेंगे। कोई डाउट उसमें? चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगला पॉइंट इस प्रकार से नीचे आ जाएगा। आते हैं नीचे, नीचे आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस पथ बोलते हैं इसको, या इलेक्ट्रॉन कक्षा भी बोलते हैं ना। ऑर्बिट मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कक्षा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कक्षा है, और उसकी हमको क्या निकालना है, या ऊर्जा निकालना। क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन कक्षा की ऊर्जा निकालना, या किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्राप्त करना है। इस बात की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके थे और बता चुके हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग डील कर लेते हैं इसको आगे की ओर। देखो हमने यह बनाया एक फिगर, जहां पर एक धनात्मक आवेश वाला इलेक्ट्रॉन है जो केंद्र पर स्थित है, ठीक है, और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है जो बाहर की ओर। ये धनात्मक इलेक्ट्रॉन को हम प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन। इसे पॉजिट्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है। ये धनात्मक आवेश वाला, ये कैसा है, ऋणात्मक आवेश वाला है। और आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर ये वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे हैं। तो इसमें 2 तरह के बल कार्य, कितने बल कार्य करते हैं, 2 तरह के। एक बल कार्य करता है वैद्युत स्थिर बल, दूसरा बल कार्य करता है आपका अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देता है, उसे अपने अंदर रखता है। और स्थिर विद्युत बल जो है उसे अंदर आने देता है, उसे रास्ते पर रखता है। तो दोनों ही बल काम करते हैं। एक बल अंदर आने देता, एक बल क्या आता है, बाहर जाने देता। तो इन्हीं दोनों बल का मान क्या होता है, आपस में बराबर कहलाता है। एक कहलाता है एफ ही स्थिर विद्युत बल, और दूसरा क्या कहलाता है आपका एफ सी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब यहाँ देखिए, अब इसके मान को हम लोग नीचे निकालते हैं। ये नाम लिखा हुआ है, मान लिखा हुआ आपका, ये देखिए एफ ई का मान हमने यहाँ पर निकाला था, उसको क्लियर कर लेते हैं। एफ ई का मान क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ देखिए एफ ई का मान यहाँ दिख रहा है, एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये निकाला था। और दूसरा बल क्या था, एफ सी, ये अभिकेंद्रीय बल। तो एफ सी का मान क्या प्राप्त हुआ, एम बी स्क्वायर बटा आर। और ये दोनों बल बराबर रहेंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करेगा ना। एक अंदर को खींच रहा है, एक बाहर की ओर खींच रहा है। मान लेते हैं एक ऐसा हड्डी का टुकड़ा है जिसमें कि 2 कुत्ते बराबर बल वाले हैं, एक बाएं तरफ खींच रहा है, एक दाहिने तरफ खींच रहा है। अगर दोनों के पास जो बल है अगर बराबर होगी तो क्या वो एक जगह से हटेगा, नहीं हटेगा, उसी स्थान पर रहेगा, क्योंकि दोनों पास बराबर बल है। तो इसी स्थान पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है इस वृत्ताकार कक्षा में। तो इसमें 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक बल अंदर आने नहीं दे रहा है, एक बल उसे बाहर जाने दे रहा है। इसका मतलब दोनों के पास बल क्या है, बराबर है, और इसी थ्योरी का इसमें उपयोग हो रहा है। अब ऊपर चलते हैं फिगर में, आपको यहाँ पता चलेगा। तो यहाँ देखो हमने बता दिया है एफ ई बराबर क्या है, एफ सी है। ये आपका किसका मान हो गया, एफ ई का, और ये किसका मान हो गया, एफ सी का। और इस तरह से यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है, एम बी स्क्वायर का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 mv स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हमको उस इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा ही तो निकालना है,
और ऊर्जा दो प्रकार का हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्थिर ऊर्जा हो गया। तो हम पहला क्या निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए हमारा सूत्र क्या हो गया बेटा, 1/2 mv²। यहां तो कोई डाउट, क्योंकि ये लंबी कक्षा है, आपको जल्दी जल्दी निकलना है। अगर आप लेट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, समय ज़्यादा लग जाएगा और रिवीजन फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें फटाफट निकलना है, तो आप फटाफट बताते चलिए। तो के का मान क्या हो गया, 1/2 mv²। और ऊपर हमने किसका मान निकाला था, mv² का मान निकाला था। यहाँ पे बस इसी मान को यहाँ पर आपको रखना है, ये mv² का मान, उसका मान जो आया हुआ था, ये मान, ये वाले मान यहाँ पे क्या करना है, इसको रख देना है। तो हमने इस मान को वहाँ से ला के यहाँ पे बैठा दिया, और 1/2 आगे तो है ही। तो ये जो मान निकला मेरा, किसका मान निकला, गतिज ऊर्जा का मान निकला। बोलो इसमें कोई डाउट, आगे बढ़े हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम किसका मान निकालते हैं, नाभिक में लग रहा है जो स्थितिज ऊर्जा, उसका मान निकालते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र ये होता है, आपको बताया था कि नाभिक का वैद्युत विभव गुना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो नाभिक का विद्युत क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E/R। हमने कई बार आपको समझाया है कि अगर यदि बल निकालना हो, क्या निकालना हो, बल, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप बताएंगे E²/R²। बोलो बताया था कि नहीं बताया था। अगर हमको तीव्रता निकालना तो क्या करते हैं, 1/ बताइए, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाँ बटा R, E²/R। बोले बताया था कि नहीं बताया था। और अगर यदि विभव निकालना तो क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E/R। बोलो ऐसे कम होता चला जाता है। तो इस तरह से हम एक निकालते हैं बल, दूसरा क्या निकालते हैं तीव्रता, तीसरा क्या निकालते हैं हम लोग, विभव। ये तो विभव के लिए सूत्र क्या हो गया बेटा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E/R। ये किसका, विभव का। तो देखो यहाँ पर विभव का सूत्र आ गया है 1/4 पाई E/R। और हमको इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ऋणात्मक, तो बस ऋणात्मक आवेश का, ये देखो माइनस आगे आ गया है, ठीक है ना। अब इसको हम कैंसिल कर दे, माइनस आ गया। ये मेरा किसका मान हो गया बेटा, U का मान हो गया। किसका मान हो गया, U का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो चीज़ मेरे पास आया है, अब दोनों को योग कर देना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पर कुल ऊर्जा निकालेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा जोड़ क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो गया, के, स्थितिज का मान क्या हो गया, U। तो के का मान यहाँ रख दिए, और यहाँ पर किसका मान रख दिए, U, यानी स्थितिज ऊर्जा का। अब दोनों को जब हल निकालेंगे तो देखो हमने क्या किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/R आगे लिया कॉमन, तो इसमें क्या बचता है, 1/2। तो हमने यहाँ 1/2 लिख दिया, और यहाँ रेस्ट क्या बचता है, 1। अब जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा, और आगे मान भी आपका दिखाई पड़ेगा। आगे मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं। आगे मान आपका ये वाला कंफर्म हो जाएगा, ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। ये जो मान है ये क्या है, कुल मान है ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या है, कुल ऊर्जा। तो हम एक बार जान जाते हैं फिर से कि यहाँ पर आपको क्या क्या मान प्राप्त हुआ था। एक मिनट, ये जो मान प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, ये किसका मान है, तो गतिज ऊर्जा का मान है। किसका मान है, गतिज ऊर्जा का। और ये किसका मान है, स्थितिज ऊर्जा का। बस इसी को निकालते हुए हल निकालें तो हमारा मान प्राप्त हो गया किसका, टोटल एनर्जी प्राप्त हो गया। क्लियर, ये पॉइंट यहां पर हमारा समाप्त होता है। क्लियर है। और आपको गर्मी तो लग रही होगी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। हल्की गर्मी लगना जरूरी है, तभी तो शरीर गर्म होगा, तब आगे चल के आप फ्यूचर में अच्छा भी कुछ करेंगे। थोड़ा सा बर्दाश्त करने से जीवन सफल होता है, इसलिए आप बर्दाश्त करना और संयम करना सीखिए। अगर ये दो गुण आपके अंदर आ गए ना बेटा, तो कोई एग्जाम में सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुद आप भी नहीं रोक सकते सफलता प्राप्त करने में। तो कौन दो बातें, संयम रखना है। संयम से ही आपकी गुणवत्ता बढ़ती है। अगर मान लो कोई आपको चिढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, चिढ़ा रहा है, तो आपको क्या करना, गुस्सा हो जाना, जी नहीं, आप संयम बरतो, क्योंकि वो आपको चेक कर रहा है कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। अगर 2, 4, 10 बार वो ऐसे बोल के रिप्लाई आप ना दोगे तो आपको फिर गुस्सा कभी नहीं दिलाएगा। बोले ये गुस्सा तो होता ही नहीं, बेकार, मेरा एनर्जी खत्म हो गया, इसको हमको तंग अब नहीं करना, ये अच्छा लड़का है, छोड़ो इसको। अगले दिन से आपको भैया बोलेगा, प्रणाम भैया बोलेगा, और इज्जत से बोलेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करना चाहिए हमें,
संयम रखना चाहिए। बाद में आदमी आपकी इज्जत बहुत करते हैं, ठीक है। पहले तो नहीं करेंगे, लेकिन जब बात कुछ दिन जब बीत जाएगी तब बोलेंगे ओ ये अच्छा आदमी था, ठीक है ना। तो संयम रखनी चाहिए। तो यहाँ पर भी थोड़ा संयम रखिए, गर्मी लग रही है, आगे चल के आपको अच्छा दिन भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगले पॉइंट क्या है मेरा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या पॉइंट है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। हिंदी क्या हो गया इसका, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। क्या हो गया, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। तो हमने इसकी थ्योरी ऐसा बताया था कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म। मान लो ये कोई पदार्थ है, मान लो ये लोहे की कोई छड़ है, इसको हम गर्म करेंगे। अगर यदि इसके सामने के भाग को गर्म करेंगे, आपको क्या लगता है पीछे का भाग गर्म होगा कि नहीं होगा, ऑफकोर्स गर्म होगा, क्योंकि ये चालक चीज है, धातु है, तो ये गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो ये जहां जितना गर्म रहेगा तो लगभग ऑलमोस्ट उतना ही गर्म इधर भी हो जाएंगे। अगर आप छूने का प्रयास करेंगे आपका हाथ भी जल सकता है, क्योंकि ये धातु है और धातु चालक होता है और उष्मा का भी चालक होता है। किसका है, उष्मा। क्या आप कोई लकड़ी को गर्म करें इधर गर्म हो जाएगी, नहीं। क्यों नहीं गर्म होगी, कि वो धातु का चालन नहीं करता, यानी कि वो विद्युत का चालन नहीं करता है, उष्मा का वो चालक तो नहीं है, इसलिए गर्म नहीं होगा। तो ये छड़ है धातु का, तो ये गर्म करेंगे तो क्या होगा, काफी ऊर्जा लेगा और एक ऐसे समय पहुंच जाएगा जो विकिरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विकिरण। और एक इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य या क्या करेगा, विकिरण करेगा, ये निकालेगा। यही निकालना क्या कहलाता है, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। जैसे आप लोग ने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, अर्थात आपने नेट चलाया ना, 2G चलाया होगा, 2G, 3G, 4G, अब तो 5G, और आने वाले दिनों में 6, 7, 8 भी आएंगे। तो ये क्या जनरेशन है, किसका, स्पेक्ट्रम का। जितनी तेज गति से स्पेक्ट्रम भागता है ना, वो काम करता है ना, उसकी उतनी स्पीड मापी जाती है कि 2 kbps पर स्पीड है या 1 MB पर स्पीड है, ये पर सेकंड स्पीड से जाना जाता है। तो ये क्या हुआ, परमाणु स्पेक्ट्रम। तो परमाणु स्पेक्ट्रम अब क्लियर समझ गए होंगे कि अगर किसी धातु को गर्म किया जाए तो गर्म करने पर वह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और 10⁻⁸ सेकेंड में, बताया था कि नहीं बताया था बोलो, 10⁻⁸ सेकंड में एक विकिरण करता है, और वो विकिरण करता है तो वो विकिरण करना ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। जिसका एक छोटा सा व्यंजक भी आपको E1 E2 बना के दिए होंगे, यदि आपको याद हो, शायद समझ में आ रहा हो। हमने बोला होगा कि अगर किसी मान लो कि धातु को गर्म कर रहे हैं, उसकी प्रारंभिक ऊर्जा क्या है, E1 है। क्या है, E1 है। और जो उत्तेजित करने की ऊर्जा क्या है, E2 है। क्या है बेटा, E2 है। तो E2 ज्यादा ऊर्जा कौन सा हो गया, E2 हो गया। कम ऊर्जा कौन सा हो गया, E1 हो गया। तो बताओ किस में घटेगा ऊर्जा, ऑफ कोर्स E2 - E1 में। और ये जो चीज प्राप्त होगा ये क्या होगा, HV। क्या ना, HV। ये क्या, प्लांक कांस्टेंट, H मतलब प्लांक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये निर्देश होता है, और इसमें हमें V का मान क्या हो जाएगा, E2 - E1 बटा H। और अगर यदि V का मान यहां पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, C बटा लेमडा, और E2 - E1 बटा क्या हो जाएगा, H। और यहां पर हमने बता भी दिया है C बराबर क्या होता है, V लेमडा होता है। और ये आपका मान यहां पर कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया। चलो वहां पर हम आगे बढ़ते हैं, और इसको हम यहां से कर देते हैं रिमूव। अब यही मान को यहां पर हमने निकाला है लेमडा के संबंध में। लैम्डा को हमने ऊपर नीचे कर दिया, लैम्डा को ऊपर किए, और सी को हमने नीचे किया, तो इस प्रकार से मान आ जाएगा, ए बी मान पलट जाएगा, और लैम्डा का मान बड़ा क्या हो गया, SC बटा E2 - E1। ये मेरा हो गया अभिष्ट व्यंजक। बोलो कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े फटाफट हम लोग। बहुत सुंदर, आप अच्छा काम कर रहे हैं बेटा, फटाफट समझ रहे हैं, और हम लोग लगता है जल्दी ही इसको कवर कर लेंगे। अगला है जो पॉइंट, थोड़ा बोर्ड चमक रहा, नीचे कर लूँ, टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या बताया, टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यानी कि परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के प्रकार। क्या बोलेंगे, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के प्रकार। तो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम जैसा भी लोग पढ़े, एटॉमिक स्पेक्ट्रा वो 3 प्रकार का, कितना प्रकार का होता है, 3। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है बैंड, तीसरा होता है कंटिन्यूअस। लीनियर का अर्थ हो गया बेटा कि रैखिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, और बैंड स्पेक्ट्रा क्या हो गया, बैंड स्पेक्ट्रा बोलेंगे, और कंटिन्यूअस क्या बोलेंगे, सतत स्पेक्ट्रा बोलेंगे। हमने बोला था कि ऐसा स्पेक्ट्रा जो सीधी रेखा में प्राप्त हो, किस रेखा में, सीधी रेखा में प्राप्त, उसे क्या बोलेंगे हम, रैखिक स्पेक्ट्रा। और जिस स्पेक्ट्रा में बैंड हो, बैंड मतलब एक चौड़ाई हो, क्या हो, एक चौड़ाई। क्या मुझे समझ में आ रहा है, बैंड एक चौड़ाई हो, पीछे बैठा है, मुस्कुरा रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है।
तो ये क्या प्राप्त हो, बैंड प्राप्त हो, तो इसे क्या कहेंगे हम, बैंड स्पेक्ट्रा। हम उसकी मन की बात को समझ रहे हैं, चलो ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, सतत स्पेक्ट्रा। क्या हो गया, सतत, जो चारों तरफ बिखरे, जो चारों तरफ निकले। आपने सूरज की रोशनी को भी देखा होगा चारों तरफ निकलते हुए, इसे भी हम बैंड स्पेक्ट्रा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, बैंड स्पेक्ट्रा। हालांकि हमने आपको बताया होगा कि किसी धातु को अगर यदि चोट लगाया जाए तो उसकी जो आवाज है ना बेटा, हर जगह जाएगी। अब मान लो जहां वसीम बैठे हुए बीच में बैठे है ना वसीम, अगर आपके जगह मैं कोई धातु, जैसे पहले रेल की घंटी हुआ करती थी, आपने सुना था, टन 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 अप डाउन बजता है, तो वो देखो वो उसकी आवाज सब दिशा में जाती है कि एक दिशा में जाती है, पूरब भी जाता होगा, पश्चिम जाता, उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे हर जगह। ऊपर तो जाता है, नीचे तो लिमिट है भैया, नीचे लिमिट है, दिन धरती तक ही आवाज आती है। तो चारों दिशाओं में जाता है, हर दिशाओं में जाता है। तो ये किसी धातु से निकलने वाला आवाज क्या होगा, सतत स्पेक्ट्रम हो जाएगा ना। और वैसे हमने सबका उदाहरण तो आपको बताया होगा, सोडियम वाष्प क्या हो गया, ये किसका उदाहरण था, सोडियम वाष्प, हाँ रेकिल स्पेक्ट्रम का। और बैंड स्पेक्ट्रम का उदाहरण बताया होगा, हाइड्रोजन क्या है, नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, ये नया हाइड्रोजन गलती से निकल गया, नाइट्रोजन क्या है, ये आपका बैंड स्पेक्ट्रा है। ठीक है, तो अब हम ये चीज को समझ चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट इसमें, ठीक है ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वो स्पेक्ट्रमी श्रेणी है। क्या है, स्पेक्ट्रमी श्रेणी है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रमी श्रेणी क्या है ये हम जान जाते हैं। ये एक वैज्ञानिक थे, जॉन जैकब बामर। क्या था, जॉन जैकब बामर। और ये स्विट्जरलैंड के एक शिक्षक थे। क्या थे, स्विट्जरलैंड के शिक्षक, पहले हम लोग के जैसे ही एक शिक्षक थे। और शिक्षक ही बहुत सारे काम करते हैं पूरे लाइफ भर में। सबसे बड़ी बात तो ये करते हैं कि विद्यार्थियों का नया जीवन देते। खुद मैं शिक्षक हूँ, मैं इस बात का अनुभव करता हूँ कि जैसा मैं अपना डिसिप्लिन रखूँगा बच्चे वैसे ही बनेंगे। मैं अपना खराब डिसिप्लिन रखता हूँ तो बच्चे भी क्या बनेंगे, खराब ही बनेंगे। तो मेरा डिसिप्लिन सबसे अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तब आपका भी डिसिप्लिन क्या होगा, बेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शिक्षक को अच्छा डिसिप्लिन वाला होना ही चाहिए, तभी बच्चे अच्छे डिसिप्लिन बनेंगे। तभी तो लोग कहते हैं कहाँ पढ़ाई की थी, आपके शिक्षक कौन थे। ठीक है ना, तो डिसिप्लिन भी हमारा मायने रखता है। तो जॉन जैकब बामर क्या थे, टीचर थे। क्या थे, टीचर, इन शिक्षक थे। कहाँ के थे वे, स्विट्जरलैंड के थे। और 1885 में उन्होंने कुछ बात कही। क्या कही, उन्होंने विद्युत विसर्जन नली ली। विद्युत मतलब एक ट्यूब होती है शीशे की, ठीक है ना, उसके दोनों तरफ दो इलेक्ट्रोड लगे होते। आपने पढ़ा होगा इससे पहले, प्रोटॉन का डिस्कवरी बताया था ना, 11 बताया होगा, प्रोटॉन का डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, है ना। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को छोड़ दें, न्यूट्रॉन तो अलग चीज हो गया ना। न्यूट्रॉन के लिए हमने याद होगा पैराफिन स्लेब लिया था, याद आ रहा है, लिया था, वो अलग चीज हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए हमने एक विद्युत विसर्जन नली ली थी, याद आ रहा है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड भी लगे हुए थे। तो वही नली लिया था इन्होंने, और उस पर क्या किया, उस पर प्रयोग किया। और उन्होंने ये बात बताया कि गैस भी क्या करते हैं, विद्युत धारा का संचालन करते हैं। गैस भी क्या करते हैं, विद्युत धारा का संचालन करते हैं। और इसी आधार पर उन्होंने स्पेक्ट्रमी श्रेणी का व्याख्या किया। किस पर, स्पेक्ट्रमी श्रेणी का। आप यहां देखो, हमने उसी नोट्स को यहां पर आपको कवर करवाया है, शायद आपको एक बार रीडिंग करवा दूं, याद आ जाएगा। तो देखो, किसी विद्युत विसर्जन नली में, देखो बताया ना, नली में परमाणु हाइड्रोजन द्वारा एक विशेष प्रकार के इसमें रेखाओं का उत्सर्जन किया गया, इसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो किसकी चर्चा की गई है, विद्युत विसर्जन नली की। और इसी पर ये रेखाएं प्राप्त हुई थी। और उन्होंने जो पहला अपना दिया था 1885 में, वो बामर श्रेणी था। क्या था श्रेणी, बामर श्रेणी था। और बामर श्रेणी के लिए जो उन्होंने सूत्र दिया था वो इस प्रकार से था। वो सूत्र शायद आपको हमने कई बार करवाया, नाम लिखवाया था, 1/λ R 1/2² बटा 1/n²। और जहां n का मान हम क्या लेंगे, 3, 4, 5, 6 लेंगे। ठीक है ना, ये मान यहां पर पुट होगा n का। और ये 2² तो रहेगा। बामर श्रेणी है, नंबर 2 स्थान पे आता है, इसलिए हमने यहां क्या लिए, 2 लिए। इसी तरह से और भी कुछ मान थे, बाकी ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। आपका रीडवर का मान होता है, जो यहां पे r का मान हमने पुट किया है। हमने एक ट्री बताया था, 10, 9, 7 और 10 पावर 7।
10 9 7 10 पावर 7, तो 10 नॉट ऐसे बोलिए 10 नॉट 7, क्या बोलेंगे 10 नॉट 7। और यहां पर आ जाए फिर से एक बार, जरा सा इसको हम साफ कर लूं, फिर से लिख देता हूं। पूरा क्लियर कर लेता हूं। मान यहां लिखी हुई है 1.097 10 पावर 7, तो 10 पढ़ेंगे इसको, एन मतलब नॉट, एन मतलब नो पढ़िए, और ये 7, 9 मतलब नहीं, तो हमने 9 का उपयोग यहां नहीं किया है, 9 मतलब नहीं, 10 नहीं 7, यानी 10 पावर क्या हो गया 7। इस प्रकार से हमने एक ट्रिक बना के आपको समझाया था, शायद याद आया हो आपको। और आगे बढ़ते हैं, अब ये रीडबर का मान हो गया, और अब जो है पहला जो श्रेणी, वैसे ये जो स्पेक्ट्रमी श्रेणी थी ये 5 भागों में बांटी गई थी। कितने भागों में? 5 भागों में। बामर ने अपना दूसरा वाला दिया था, इसलिए दूसरा चला गया, लेकिन लाइमन ने पहला वाला दिया था। लाइमन क्या दिए थे? पहला वाला, इसलिए यहां पर क्या आया 1। लाइमन ने क्या दिया था? पहला वाला 1। बाकी सब कुछ वही है, लेकिन एन का मान यहाँ चेंज हो जाएगा। एन का मान किससे हो जाएगा? 2 से। पार्सन में देखना बेटा, पार्सन का मान क्या था? 3 पॉइंट पे तीसरे नंबर पे आया था, इसलिए यहाँ पर 3 आया हुआ है। और जब एन का इसका मान 3 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगले हम चलते हैं। अगला जो सीरीज था वो कौन सा था? ब्रैकेट था। कौन सा था? ब्रैकेट था। और ब्रैकेट चौथे स्थान आता है, इसलिए एन इसका मान क्या हो गया? 4। ये मान 4 आया, और यहाँ जब 4 आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 5 6 7 इत्यादि आगे बढ़ेगा। और फिर यहां देखेंगे लैम्डा का मान ये हो गया आर, और ये देखो ये 5वें नंबर पे आता है। कितने में? 5वें नंबर। तो ये क्या हो गया आपका? 5 आ गया। और फिर जब ये 5 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 6 7 8 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी आपका क्लियर, कोई डाउट इसमें? अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट आ रहा है, बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर साहब ने जो मॉडल दिया था एटम के संबंध में, उसकी ये चर्चा की गई थी। और ये कब दिया था? तो 1913 में दिया था। कब दिया था बेटा? 1913 में दिया था। और कैसे साइंटिस्ट थे ये? डेनिश साइंटिस्ट थे। नाम क्या था इसका? नील्स बोर। क्या था? नील्स बोर। तो नील्स बोर ने जो परमाणु के संबंध में बात कही थी, तो उसमें पहली बात क्या थी कि परमाणु का केंद्र क्या होता है? धनावेश से होता है। पहला पॉइंट था क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब दूसरा जो पॉइंट है हम समझेंगे यहां से कि परमाणु का केंद्र, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? उसका संपूर्ण द्रव्यमान होता है, सारा वेट आपका उसका केंद्र में होता है। ठीक है। तीसरी बात हमने बताई थी कि परमाणु एक स्थिर कक्षा में घूमता है, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर एक नियत कक्षा में घूमते हैं, अपनी कक्षा में घूमते हैं, अपनी कक्षा से कभी बदलते नहीं है। जब तक उसको अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त न हो तब तक वे अपने स्थान को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। अब अगला है, परमाणु के केंद्र का कोणीय संवेग क्या होता है? NH/2π। क्या होता है? NH/2π, है ना। और कोणीय संवेग का जो मान है वो हम इस प्रकार से करते हैं, L बराबर mvr NH/2π, जहां पर m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, और r क्या है? इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, और h क्या है? प्लांक नियतांक है। ठीक है, h क्या है? प्लांक नियतांक है। और n का मान क्या बेटा? 1 2 3 4 5। ठीक है। तो हम सजेस्ट करेंगे जो बच्चे क्लास लेट से ज्वाइन किए थे शुरू में, उनके पास ये सभी चीज़ें छूट गई होगी, कुछ नोट्स नहीं होंगे। जिनके पास नोट्स नहीं है वो हमसे व्हाट्सअप कर लेंगे। व्हाट्सअप नंबर आपको तो पता ही होगा, तो व्हाट्सअप कर लेंगे और आपको ये नोट्स हम उनका PDF भेज देंगे। व्हाट्सअप नंबर पता है ना आपको? 9199026706। ठीक है। और हमारी प्रीवियस वीडियो है वो भी आपको आई बटन में दिखाई पड़ेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद इसी समय आई बटन में आपको वीडियो आएगा, वो देख लेंगे। और लास्ट में भी 2 वीडियो डाल दिया है, आप उसको भी देख लेंगे, वो भी समझ में आएगा। अंतिम जब वीडियो खत्म होगी तो 2 वीडियो और भी सामने डिस्प्ले में आएंगे बैक टू बैक, आप उसे भी देख सकते हैं। वो भी आपके कक्षा का ही है जो हमने वहां पर डाल चुके होंगे, वीडियो में ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो लिंक है वीडियो का, आप वहां से देख पाएंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और कहेंगे कि वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साथ में ही बेल आइकन को दबाने, सारी चीज़ को ऑल कर दें, और वीडियो समय पे आपको पहुंच जाएगी। आप
उसे रिवाइज करते रहेंगे समय दर समय। आप कोई सा भी काम करो, वीडियो चला के बस छोड़ दो, वीडियो चलता रहेगा, आप सुनते रहोगे, कान में लगा लो, आजकल तो हेडफोन आया हुआ है और बहुत सारे क्लिप आए हुए हैं, लगा लो, सुनते रहो, याद होता रहेगा, समझते रहेगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो उसका उपयोग करो। हम फालतू का वो शॉर्ट वीडियो देखकर अच्छा है कि हम कुछ ज्ञान वाले शॉर्ट वीडियो या फिर आपका यूट्यूब चैनल को देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में ज़्यादा आएगा, रिवाइज। एक बात है ना बेटा, कहावत हमने आपको सिखाया था कि करत करत अभ्यास थे जर्मित हो सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। इसलिए आप जितनी बार चीजों को देखोगे ना उतना अच्छा प्रिपरेशन आपको होता जाएगा। इसलिए आप जरूर वीडियो सारे देखें और नंबर आप नोट कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप आप इस नंबर पे कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को चलते हैं। और अगला पॉइंट क्या बेटा, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। यानी कि बोर साहब ने जो हाइड्रोजन के आधार पर थ्योरी दिया था उसको हम लोग जरा समझेंगे, ठीक है। एक बच्चा पानी लाता ना बेटा कोई। तो अब यहां पर यह बात फैक्ट कहती है कि हाइड्रोजन के संबंध में, हाइड्रोजन के लिए बोर साहब ने जो नियम दिया वो क्या था, बस वही चीज है इसमें भी दो बल कार्य करते हैं, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, और वो भी इसमें भी एक कण जो है ना वृत्तीय कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। बस इसी पर थ्योरी पर, इसी कॉन्सेप्ट पर हम कुछ मानों को यहां पर प्राप्त करेंगे। तो बात वही है कि माना कि हमने लिखा दिया है कि माना कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या है, आर त्रिज्या में क्या है, चक्कर लगा रहा है। तो इस पर जो बल कार्य करेगा, कौन सा बल कार्य करेगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल क्या क्या करेगा, एफ। तो इसका मान हमने इसको एफ माना है, पिछले बार हमने एफ सी किया था, यहां पर थोड़ा चेंज है, इसे हम क्या मान लेंगे, एफ। क्या मानेंगे, एफ। और इसका मान क्या हो जाएगा, 1/4πε0 डबल ई गुना बटे क्या हो जाएगा, आर। और इसका व्यंजक आपको इस तरह से जो पिछले बार हमने निकाला था वो प्राप्त हो गया। अब आगे चलते हैं और आगे फिर इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, अभिकेंद्रीय बल क्या निकालेंगे, अभिकेंद्रीय बल निकालेंगे। और अभिकेंद्रीय बल का परिभाषा भी वही होगा, 1/2 mv² होता है ना। क्या होता है, गतिज सूत्र क्या होता है, आपको एक ट्रिक बताया था कि गतिज ऊर्जा का सूत्र याद रखना, आपको याद रहेगा, क्या याद रहेगा, तो अभिकेंद्रीय बल याद रहेगा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², यही ना होता है, 1/2 mv²। बस आपको करना क्या है, ये 2 को हटा देना है, देखो आपका बन गया गति ऊर्जा का समीकरण, है ना। mv² बटा क्या हो गया, 2, रख दीजिए बेटा। तो यहां पर हम अब इसको आगे चलेंगे। अब ये दोनों बल क्या होने चाहिए, आपस में बराबर, क्योंकि कोई कण वृत्तीय कक्षा में कब चक्कर लगाएगा, जब अभिकेंद्रीय बल और नाभिक और केंद्र के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी काम करेगा। तो देखो हमने दोनों बल बराबर भी कर दिए और दोनों मान तो एफ में भी लिखा हुआ। सबसे अच्छी बात, दोनों बल क्या है, एफ में लिखा हुआ, क्योंकि इससे पहले हम ये बात सिद्ध कर चुके हैं, तो इसलिए दोबारा वो बात नहीं आएगी। हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, और समीकरण 1 और 2 से ये मान आपका प्राप्त हो जाएगा। तो अब ये जो मान है यहाँ पर हमने लिख चुके हैं, यह मान क्या प्राप्त हो गया, mv² बराबर 1/4πε0 e² बटा क्या होगा, आर, क्योंकि एक आर यहाँ पर आपका कट जाता है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जो मान है ये अब हमको क्या इसमें सेट कर देंगे, के क्या सेट करेंगे, के क्या कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट मान है। के का मान क्या होता है, हमने के का मान आपको होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, और कुलम 2, ये क्या हो गया 1/4πε0 का मान हो गया। के का बदला क्या लिखेंगे, यानी 1/4πε0 क्या लिखेंगे हम, के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के। तो इसका मान होगा के × e² बटा आर, ये यहां पर मान हो गया किसका, mv² का। क्लियर, mv² का मान क्लियर हो गया। अब क्या चलते हैं, अब बोर के सिद्धांत से, किस सिद्धांत से, जो पिछले बार हमने बोर का सिद्धांत पढ़ा था, वहां पे क्या प्राप्त था, mv² बराबर nh/2π प्राप्त हुआ, जो अभी पढ़े थे हम लोग। तो इसमें हम v का मान निकालेंगे, v का मान क्या हुआ, nh/2πmr, ठीक है ना। थोड़ी देर और बर्दाश्त करो, गर्मी तो लगेगी, थोड़ी देर और बर्दाश्त करो, ठीक है। तो आप जो मान है यहां देख पा रहे होंगे कि v का मान हमको रख लेना है, किसका मान रखना है, v का मान। जब हमने v का मान रख लिया तो क्या प्राप्त हुआ, देखो v का मान ये आपका हो गया, क्या हो गया, nh/2πmr, ये v का मान हो गया, और ये मान हो गया आपका पहले वाला। अब यहां से हमको कुछ मान कट रहा है, क्या मान कट रहा है आपका, mm कट रहा है, और फिर यहां पर के e² बटा r हो गया।
अब चूंकि हमको मान निकालना है आर का, किसका मान निकालना है, आर का, तो ये मान हम आर का मान निकालें तो आर का मान क्या प्राप्त हो गया है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर। तो देखो इन मानों में हमको क्या एक चीज अंतर आ रहा है, अंतर ये हो रहा है कि सभी जगह एन का मान में चेंजिंग आएगा, ठीक है ना, एन का मान। आप बोर की कक्षा बनाओ, किसकी कक्षा, बोर की, तो एन बराबर क्या हो गया 1, फिर अगला क्या हो जाएगा एन बराबर 2, फिर अगला क्या हो जाएगा एन बराबर 3, फिर अगला क्या हो जाएगा एन बराबर 4। तो यहाँ मान किसका बदल रहा है प्रति कक्षा में, एन का मान बदल रहा है। तो एन क्या हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये मान एच का बढ़ रहा है, आपका पाई का मान बढ़ रहा है, अरे वही कांस्टेंट जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो बदल रहा है, नहीं के तो कांस्टेंट मान है वो तो रहेगा ही, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या रहेगा, ये सभी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ये सभी क्या है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मतलब नियतांक है, नियत मान है, ये कैसे नियत मान, ये कभी चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होने वाला है एन, क्या होने वाला है एन, यानी एन बदलेगा तो मान भी सबके बदलेंगे। तो आर क्या हो गया समानुपाती हो गया एन स्क्वायर का, ठीक है ना। तो यही चीज यहां पर लास्ट लाइन आया हुआ है कि हमने जो लिखा है, लास्ट लाइन क्या हुआ देखो, हमने बताया है कि अतः स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा की जो त्रिज्या है वो क्वांटम संख्या के वर्ग के क्या होता है समानुपाती होता है। ये क्वांटम संख्या हो गया एन, इसका हो गया वर्ग, ये क्या उसका समानुपाती क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। ये हमने पहला चीज यहां पर निकाल दिया इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बी जो है वो क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का वेग, क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन का वेग। वही समीकरण हम 4 लेते हैं, 4 में क्या है v बराबर एन एच बटा 2 पाई एम आर, क्लियर है। अब इसी मान में फिर हम आर के मान को पेस्ट रख देते हैं ना, पेस्ट कर देते हैं। तो आर के मान को जो पेस्ट करेंगे तो मान इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान है बेटा, ये आर का मान, आप सब मिला लो, देखो सेम सेम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ये किसका मान है, आर का मान है। ये आर का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब आगे चलते हैं, इसी बी के मान को फिर हमने यहाँ पर मानों को कटाया, जो कटने वाला था कटा दिया, और ये मान आपका पास प्राप्त हो गया है 2 पाई के स्क्वायर बटा एन एच, ठीक है। अब देखो, अब फिर वही बात है, सारे मान इसमें कांस्टेंट है, 2 पाई क्या है कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट है, ई क्या है कांस्टेंट है, एच क्या, तो क्या कांस्टेंट नहीं है एन, क्योंकि एन प्रत्येक कक्षा में चेंज हो रहा है। n1 है, n2 है, n3 है, n4 है। तो ये मान आपको प्राप्त हो गया। यहाँ पर एक निकल गया व्यंजक, व्यंजक क्या निकला आपका कि जो एम भी है वो किस होती है 1 बटा एन के, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। इसी बात को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं आप एक बार पढ़ के सुना दें आपको क्या लिखा है हमने, कि लिखा है कि अतः किसी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लिखवा दिया था। अब अगला जो पॉइंट चलेंगे, अगला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। क्या है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे निकालेंगे 1/2 mv²। ये क्या हुआ गतिज ऊर्जा, ये क्या हुआ गतिज ऊर्जा, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी, कैसी एनर्जी होगी पोटेंशियल, गतिज ऊर्जा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगा गतिज ऊर्जा जोड़ स्थिर ऊर्जा, अभी बताया था क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी गतिज ऊर्जा जोड़ स्थिर ऊर्जा। ये हमने क्या निकाला, हमने निकाला ये गतिज ऊर्जा हमने यहाँ पर निकाल लिया है। और mv² का मान हम पहले भी निकाल चुके हैं, क्या होता है के ई स्क्वायर बटा आर निकाले थे। ये मान हो गया मेरा गतिज ऊर्जा का। और आगे मान क्या निकालेंगे बेटा स्थिर ऊर्जा का, किसका निकालेंगे स्थिर ऊर्जा का। स्थिर ऊर्जा का मान क्या होगा, ये हमने मान स्थिर ऊर्जा, वही हमारा फिगर, वही सेम इसमें प्रोसेस होगा। क्या होगा, ये जो वैद्युत विभव होगा वो किसके इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल होता है। और ये मेरा मान भी निकल गया। और इस तरह से यहाँ पर भी हम के वाले मान को यहाँ पर फिर से एक बार पुट कर देंगे। के वाले मान को यहाँ पुट करते हो तो क्या मान प्राप्त हो जाता है, तो के वाले मान को पुट करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये के का मान यहाँ आ जाएगा इसके बदले, और हो जाएगा ये के माइनस के स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आर। अब क्या करना है, अब हमें दोनों को जोड़ देना। देखो यहाँ दोनों को जोड़ने के लिए प्रोसेस आया हुआ है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा जोड़ क्या होता है स्थिर ऊर्जा। तो यहाँ मेरा मान प्राप्त हो गया, हमने गतिज ऊर्जा लिख दिया, इधर स्थिर ऊर्जा लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया और मान मेरा ऋणात्मक रूप से यहाँ प्राप्त हो गया। ये टोटल एनर्जी है जो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई है। और इन मानों को भी हम रखेंगे तो ये मान कुछ आपके कटते हैं यहाँ पर, है ना, कुछ मान यहाँ पे कटते हैं, इस तरह से हम कटा लेंगे।
और फिर आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक चालाकी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मानों को रखना है तो हमने CH बटा CH से गुना किया है। C क्या है? प्रकाश का वेग। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। ये मान इस तरह से सेट किया है कि यहाँ पर ये वाली मान प्राप्त हो जाए। ये वाली मान किसका है? तो ये RH का मान है। किसका मान है बेटा? RH क्या है? रीडबर्ग है। क्या होता है? रीडबर्ग। ये RH का मान जो है ये सारा प्राप्त हुआ है। अब इस मान को आप छोड़ देंगे, देखो आपको लिखा हुआ CH बटा n स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर CH बटा n स्क्वायर यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये टोटल मान किसका है? RH का मान। और इसी RH को मान को लाने के लिए हमने क्या किया? CH बटा CH से गुना कर दिया। ठीक है, अब इन सभी मानों को यहां पर रख दे, जैसे कि रीडबर्ग का मान हमने यहां से लिख दिया। RH का मान, रीडबर्ग का मान, ये टोटल किसका मान है? रीडबर्ग का मान रख दिया। ये प्रकाश का वेग है, ये रख दिया। ठीक है ना। और ये प्लैंक कांस्टेंट का मान है, ये भी हमने रख दिया। और n का मान तो हम यहाँ रहने देंगे ऐसे ही। और ये जो मान है ये इलेक्ट्रॉन, किसका मान? इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? 1.02 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का मान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको निकालना है। किसको निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, इसलिए हमने किसका मान यहाँ रखा है? इलेक्ट्रॉन का मान रखा है। ठीक है, अब सारे मान को कटा देंगे, हमको यहां क्या लेकर -13.6 मान निकल जाएगा। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा मान प्राप्त हो चुका है। चलो मैं इसको यहां बंद कर देता हूं। एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग चालू हो गया, यहां से इसे रोक देता हूं, कैंसिल। चलो ठीक है, अब हम लोग बहुत नजदीक आ गए हैं। अब ये 9 नंबर पॉइंट है। कितने नंबर पॉइंट है? हमने 70% इस चैप्टर का कवर कर लिया है। क्या ताली नहीं बजाओगे? कितने परसेंट कर लिया है? 70%। अब आपके पास 30% है, तो मैं थोड़ा सा यहां पानी पी लूं, हल्का सा। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा माइक चरचराया होगा यहां पर। ठीक है, मैंने माइक को ठीक किया यहां पर। तो अब जो मान है, अब हमें निकालना है हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइन स्पेक्ट्रम। किसके लिए? हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइन स्पेक्ट्रम। अब यहां पर हमने आपको समझाया था कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से, कौन सी कक्षा से? उच्च ऊर्जा कक्षा, जहां हाई लेवल एनर्जी है। कौन सी लेवल एनर्जी है? हाई लेवल एनर्जी है। ठीक है ना। उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में, यानी कि लो लेवल एनर्जी वाले कक्षा में, यानी कि उस स्थान पर प्रवेश करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का विकिरण करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य वो निकालता है ना। तो ये बात हमने यहाँ पर कहा था, और ये बात सत्य भी है। तो ये जो चीज है इसे ही कहते हैं स्पेक्ट्रमी श्रेणी। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रमी श्रेणी। और ये स्पेक्ट्रमी आपका हम आगे बताए होंगे। थोड़ा और आगे बढ़े, ये तो व्यंजक निकाला गया है अलग अलग। आगे बढ़ेंगे इस तरह से, ये देखिए। चलिए इसी व्यंजक को यहाँ कवर करते हैं। तो स्पेक्ट्रमी श्रेणी, तो ये हो गया उच्च ऊर्जा मान। ये कैसा मान हो गया? उच्च ऊर्जा मान हो गया। ठीक है ना बेटा, जिसको हम किसके? EI की तरह व्यक्त करते हैं। और ये किसका मान हो गया? निम्न ऊर्जा का मान। इसे किस तरह व्यक्त करते हैं? EF के द्वारा। क्या होता है? EF। तो ये मान हो गया NF में, और ये मान हो गया NI में। ठीक है, अब EI और EF के मानों को हम रख देंगे किस में? जो हमने बताया था समीकरण नंबर 1, HB बराबर क्या बताया था? EI माइनस EF। ये EI क्या है? उच्च कक्षा की ऊर्जा है। EF क्या है? निम्न कक्षा की ऊर्जा है। ये हमने यहां पर आपको बताया था। अब उसी मान को जब इसमें रख देंगे तो आपका इस प्रकार से मान लिखा जाएगा। ये EI का मान हो गया, और ये EF का मान हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। और ये मान हमने आगे लिख लिया है इस मान को, और ये मान देखो पीछे क्यों ऋणात्मक, ये मान आपका पीछे आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो बढ़ते हैं तो यहाँ पर मान कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा। HB का मान होगा RHCH, और ये मान आपका दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग लेमडा का, सॉरी V का मान यहाँ रख देते हैं। V का मान क्या होता है? C बटा लेमडा, यहाँ रख दिया। और ये जो आपका HC बन गया, मान रखने के बाद आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? ये HC। क्या मिलेगा? HC। तो ये जो HC है यहाँ से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बटा लेमडा बराबर RH 1 बटा NF स्क्वायर बटे 1 बटा NE स्क्वायर। ठीक है ना, ये बचेगा।
तो अब आपका मान क्या होगा, अंतिम मान जो प्राप्त होगा, बार भी बराबर क्या बोलते हैं इसको, बार, इसका किसका चिन्ह है, ये बार का चिन्ह है, बार भी बराबर आर एच 1/NF² बटे 1/NI², है ना। तो 1/λ मान क्या होगा, बार भी कहलाता है। बार भी क्या होता है, तरंगों की संख्या। कैसी संख्या होती है, तरंगों की संख्या होती है, यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है ना। हालांकि ये बहुत कम पूछा गया एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार हम लोगों ने देख लिया है। अब है आगे स्पेक्ट्रमी श्रेणी। क्या है, स्पेक्ट्रमी श्रेणी। और जो हमने यहाँ पूरा क्लियर करके बताया था इस पॉइंट में, हमने अंत में जो मान लिया है, सॉरी लास्ट में जो शुरुआत जो मान किया है n बराबर 1 से किया है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, n बराबर 5 है, इस तरह से 6 और 7 में क्या है, n बराबर। और सब अलग अलग कक्षा बना रहा है। ये जो कक्षा बना रहा है ये लाइमन श्रेणी है, ये जो कक्षा बना रहा है ये क्या बनाएगा, बामर श्रेणी है, ये जो कक्षा बना रही है पासन है, ये ब्रैकेट है और ये फोल्ड है। सभी का हमने परिभाषा आपको इसमें सिखाया होगा, शायद आपको याद हो। सबको हमने परिभाषाएं बताया था, अलग अलग परिभाषा था। लाइमन का परिभाषा था, लाइमन का परिभाषा क्या था, हाँ क्या बताया था लाइमन का, कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षा से, हाँ बताइए बताइए, 2 3 4 5 6 से ठीक 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 ठीक। थोड़ा मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, कोई एक बच्चा पढ़ के सुना देंगे, या आप आवाज जानते हो तो बोलो, बोलो कोई तो, कौन को बोल सकता है, पहले ये बात चेक कर ले, बोल सकते हैं, चलिए करिए, आप ही करिए, बताइए हमने क्या बताया था, हाँ बोलिए। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा जैसे Ni बराबर 2 3 4 5 6 डॉट डॉट से निम्न ऊर्जा कक्षा जैसे Nf बराबर 1 पर प्रवेश करती है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनाती है, इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक 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 ठीक, बैठ जाइए बैठ जाइए। और इसका मान क्या लिखा था हमने सूत्र, 1/λ बराबर RH 1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1/NI का स्क्वायर, है ना। और ये NI का मान क्या बेटा हमने लिखा है 2 3 4 5 6, यहां पर आप अलग अलग मान रख सकते हैं। अब इसी चीज का क्रम है आगे, बामर श्रेणी जस्ट उसके आगे का हो गया। बस आपको यहाँ चेंज क्या कर देना है बेटा, खास ये चेंज करनी है, NI का मान चेंज करना है और NF का मान चेंज करना। लाइमन में NF बराबर 1 था, इसमें NF बराबर 2 आया है, किसमें, बामर श्रेणी में। और उसमें NI बराबर आपका 2 3 4 5 6 था, यहाँ पर NI बराबर क्या 3 4 5, बस ये आपका चेंज हो गया। बाकी सब सूत्र भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में पासन श्रेणी में वही होगा, इसमें NF बराबर जो मान था वो चेंज हो जाएगा और NI का मान भी यहां पर चेंज हो जाएगा। ये 3 लेंगे तो यहां क्या से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। बस ये ट्रिक है कि ये 3 तो वो अगला क्या हो जाएगा 4 से स्टार्ट होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये आपका ब्रैकेट श्रेणी भी आ जाएगा। ब्रैकेट श्रेणी में बस ये बात है कि उसमें हमने किसे लिया था 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 4 बात ये क्या स्टार्ट होगा 5 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण श्रेणी। कौन सा श्रेणी हो जाएगा, पूर्ण श्रेणी। पूर्ण श्रेणी में हमने क्या लिया था, यहाँ 5 लिया था, तो ये क्या हो जाएगा 6 से चालू हो जाएगा। NI क्या हो जाएगा 6 7 से चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सारे श्रेणी को देख लिए। अब हम लोग 11 नंबर पॉइंट पे आ गए हैं। यहां पर हमें जानना है कि बोर साहब ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसकी क्या क्या सीमाएं, क्या जानेंगे, बोर मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं, ठीक है। यानी उसकी कौन ऐसी बातें थी जो कि लोग समझ नहीं पाए, साइंटिस्ट समझ नहीं पाए, अनुसंधानकर्ता समझ नहीं पाए कि क्या बात वो बोलकर चले गए अपनी थ्योरी पे, कौन सा कॉन्सेप्ट दे दिया, दिमाग में पल्ले नहीं पड़ा ये। और जब उन्हें सिद्ध करने के लिए कहा गया तो बोले भैया इतना कर दिया, अब इससे आगे हमको पता नहीं, अब इससे आगे तुम पता कर लो क्या है, सही है नहीं है, तुम पता कर लो। यानी वो जो नहीं बता पाए, यानी उसकी एक लिमिट उसकी बन गई, भैया यहाँ के आगे हम नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते मतलब लिमिट मतलब सीमा, इसके आगे हमको पता नहीं है। कहीं झगड़े लगते हैं ना, कोई एक आदमी बोलता भैया इतना हम सुने थे तुमको बता दिए, आगे हमको पता नहीं है किस बात में झगड़ा हुई, लेकिन यहां तक तो पता है कि ये बात हुई थी। बस वही बात है, बोर साहब को ना वहां तक की बातें प्राप्त थी, उसके आगे वो नॉलेज उनको नहीं मिल पाया, इसलिए वहां तक जो सिद्ध नहीं कर पाए उसकी सीमाएं बन गई। तो उन्होंने क्या क्या ऐसी बातें की थी जो उसकी सीमाएं बन गई, है ना। तो पहली बात क्या था कि बोर साहब ने एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं को सफल व्याख्या किया,
जिसमें एक इलेक्ट्रॉन थे उसकी सफल व्याख्या, जैसे इसकी संख्या 2 3 4 5 हो गई उसकी व्याख्या वे नहीं कर सके। पहली बात। अब इसको हम जरा क्लियर कर दें, अब आगे चलेंगे। 2 नंबर बात क्या था कि उन्होंने जब बामर श्रेणी वाले स्पेक्ट्रम को अधिक क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसकी अगल बगल बहुत पतली पतली लाइनें थी, उन लाइनों को भी वह समझा नहीं सके। ठीक है, उसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर अगला क्या था, उन्होंने अपने जो परमाणु मॉडल बनाया था उसमें इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का यानी वितरण का वो कोई जानकारी नहीं दे पाए। बस जैसे तैसे जहां उसका मन किया बोर साहब ने वहां पर उसको इलेक्ट्रॉनों को रख दिया, व्यवस्थित कर दिया, अरेंज कर दिया, वो उसके बारे में कुछ बता नहीं सके। और अगला था बोर साहब ने इलेक्ट्रॉन की तरंग गति की व्याख्या वो नहीं कर सके, यानी तरंग का जो वेव होता है इलेक्ट्रॉन वेव उसकी वो नहीं बता सके, उसके बारे में वो कुछ नहीं कह सके, है ना। तो ये सब हमने आपको बता दिया। और अब आपका लास्ट पॉइंट आ चुका है जिसका नाम है, मैं इसको पहले हटा दूं, जिसका नाम है, नीचे आ जाए बेटा, थोड़ा नीचे आ जाए, बोर्ड थोड़ा चमक रहा है। हाँ, इसका नाम है डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट और क्वांटिनेशन। इसको दूसरा भी बोलते हैं बोर्स क्वांटम कंडीशन फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना। अच्छा, तो अब जो ये फिगर बनाए होंगे, आपको फिगर हमने ड्रॉ करना भी आपको सिखाया था, शायद याद है। तो ठीक है, तो ये हमारा फिगर था जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को हमने मूव करवाया था। अब आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगली साहब ने जो तरंग के संबंध में जो बात कही वो क्या कहा था, फिगर के ऊपर नीचे लिखाते हैं। कोई कण अगर अपनी कक्षा में गति कर रहा है, अगर वो प्रथम कक्षा में गति कर रहा है, किस कक्षा में, प्रथम कक्षा में गति कर रहा है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य ऊर्जा होगी। कितनी ऊर्जा होगी, एक इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य ऊर्जा होगी। और अगर वो दूसरी कक्षा में गति कर रहा है तो उसके पास 2 तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन ऊर्जा होगी। इसी प्रकार से वो कक्षा बदलते जाएगा, 2 3 4 5 आगे बढ़ता चला जाएगा। यही बात उन्होंने कहा था और इसी आधार पर एक सूत्र भी दे दिया। क्या दे दिया, अभी बताते हैं। 2 पाई आर, क्या दिया था, 2 पाई आर बराबर एन लेमडा। क्या दिया था, 2 पाई आर बराबर एन लेमडा। जहाँ एन क्या है, 1 2 3 4 वही मान है। पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, चौथा, पांचवा, इस तरह से आते रहेंगे। तो बोर श्वार्ट्ज के क्वांटमीकरण से जो ने क्वांटीकरण के लिए समीकरण दिया था वो समीकरण कुछ इस प्रकार से था। क्या समीकरण था कि बोर के क्वांटीकरण से एम वी आर क्या होता है, एन एच बटा 2 पाई होता है। तो एम वी आर का मान हमने यहां लिख दिया है और 2 पाई को हम इधर लेके आ गए। इधर क्या बच गया, मेरा एन एच बच गया। क्या बच गया, एन एच। तो 2 पाई आर पर क्या हुआ, एन एच बटा एम वी। ये हम सूत्र से लेके आ गए, ठीक है। और अगला जो स्टेप है यहां पे लेके आएंगे, गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग जो होता है वो एच लैम्डा क्या होता है, एच बटा एम बी होता है। क्या होता है, एच बटा एम बी। तो यहां एक सूत्र निकाला 2 पाई ए बराबर एन एच बटा एम बी। यहां लैम्डा का मान निकाले हमने एच बटा एम बी। अब ये जो एच बटा एम बी है, ये देखो एच बटा एम किसका मान है, लैम्डा का। किसका मान है, लैम्डा। तो ये एच बटा एम बी के मान को यहां पर रख देंगे तो लैम्डा आ जाएगा। यहां पर एच बटा एम बी का मान क्या, लैम्डा। और यहां भी लिखा हुआ एच बटा एम बी, तो यहां अगर रख देते लैम्डा आ जाएगा। तो यही चीज हुआ है, समीकरण 1 मान लिया हमने इसको, समीकरण 2 मान लिया इसको, और ये जो एच बटा एम बी यहां लिखा जा रहा है उसका मान आ गया लैम्डा। तो इसी लैम्डा को उसके मान में हमने रख दिया है। तो अब आपका समीकरण 1 2 और 2 से प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर एल लैम्डा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल लैम्डा। तो ये आपका सिद्धांत यहां पर डी ब्रोगली साहब का कंप्लीट होता है और इस तरह से ये अध्याय भी आपका कंप्लीट होता है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ये वीडियो हम 1-2 घंटे बाद डाल दूंगा, आप जरूर कमेंट करें। हमें आप कमेंट करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा।
हमें अनुभव होगा कि हम अगले चैप्टर जो न्यूक्लियस आने वाला है उसको बढ़िया तरीका से आपको समझा सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वायरल कीजिए वीडियो को। ओके ओके, थैंक यू। अब वो ऑफ कर दीजिए।